ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। अभी पिछली रिकॉर्डिंग में हम इस सवाल को सॉल्व कर रहे थे और उसमें हमने क्वेश्चन 5 का पार्ट ए कंप्लीट सॉल्व कर लिया था, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सामने रखते हुए हमने ये सवाल सॉल्व किया था। अब हम इसके पार्ट बी की तरफ जा रहे थे, रेवेन्यू कॉस्ट एंड प्रॉफिट दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन ईच ईयर। तो अब ये स्टूडेंट आप लोग को स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी सर। ठीक है, हमने यहाँ पे रेवेन्यू कॉस्ट और प्रॉफिट ईच ईयर में जो रिकॉग्नाइज करनी है वो बतानी है। हमारा पहला ईयर कौन सा है? 2009। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसको बताएंगे कि 2009 में कितनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करें और कितनी कॉस्ट और कितना प्रॉफिट। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये मैंने टेबल बनाया हुआ है, 3 कॉलम है इसमें। कौन कौन से कॉलम नजर आ रहे हैं आपको? नंबर 1 टू डेट, नंबर 2 अप टू लास्ट ईयर, नंबर 3 करंट ईयर। अब मैंने ये क्यों किया है, ये आपको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपको क्लिक हो जाएगा। अच्छा, रेवेन्यू पहले साल के सर स्क्रीन बड़ी कर दें। स्क्रीन यार फिलहाल इतनी आ रही है आसिफ भाई, थोड़ा सा वो। थैंक यू सर। अच्छा, थैंक यू सर। अब इधर आ जाए। हमारे पास ये जो ग्राफ मैंने बनाया था, इसमें पहले साल के एंड पे रेवेन्यू देखिएगा, ये 605,000 पहले साल के एंड पे। ये मैं यहाँ पे कर्सर, ठीक है, आप लोग को नजर आ रहा होगा 605,000। इसका लेंगे 30%, 605,000 का 30%। तो ये किसी ने कहा है कि सर ये 605 का 30% होता है हाउ मच? ओके, 181,500, 181,500। और रुपीज इन थाउजेंड में बात हो रही है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर के, हम करेंसी रुपीज है और थाउजेंड है। ठीक है, ये इस सवाल का पार्ट बी है। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि कॉस्ट हमारी वैसे तो जो हमने एस्टिमेट की थी शुरू में वो 550,000 थी, ये रही, जो कि चेंज हो गई थी पहले साल के एंड पे। एस्टिमेशन कितना हो गया था? 555,500। अच्छा, ये जो 555,500 है, इसका 30% वही अमाउंट होगा जो आपके पास हमने जब कॉस्ट टू डेट रखी थी पहले साल की 166,650। अब ये जरा माइनस करें आप, 166,650 फ्रॉम 181,500, तो आपके पास पहले साल की 14850। ओके 14850 पहले साल का प्रॉफिट आ गया। अब चूंकि जो मिड वाला कॉलम है उस पे मैंने लिखा है अप टू लास्ट ईयर, तो अप टू लास्ट ईयर बिकॉज के हमारे पास कोई रिजल्ट मौजूद नहीं है। तो अप टू लास्ट ईयर, क्योंकि ये पहले ही साल है हमारा, पिछला साल तो गुजरा नहीं था, तो यही रिजल्ट मेरे क्या कहलाएंगे? करंट ईयर के रिजल्ट। और इनकम स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो वो कभी भी एक्यूमुलेटेड नहीं होती, बल्कि वो फॉर द ईयर होती है। अब जब मैं सेकंड ईयर पे जाऊंगा ना, क्योंकि सेकंड ईयर पे मेरा प्रोजेक्ट 70% कंप्लीट हो गया था, तो जो मैं रिजल्ट शो करूंगा सेकंड ईयर के अप टू डेट के, तो वो कितने परसेंट रिजल्ट होंगे और वो कितने साल के रिजल्ट होंगे? 2 साल के। हाउ? लुक एट दिस, मैंने यहाँ पे लिखा हमारा सेकंड ईयर है 2010। अब मैं दोबारा यहाँ पे रेवेन्यू 2010 तक की बता रहा हूँ, नॉट फॉर 2010, 2000 तक की रेवेन्यू। हाउ टू कैलकुलेट? देखिए, ये ग्राफ मैंने बनाया था और ये आपको नजर आ रहा होगा। 2010 में वेरिएशन हो गया था, एज अ रिजल्ट ऑफ वेरिएशन आपकी रेवेन्यू कितने से बढ़ गई थी? तो ये हो गई थी 6,18,750। अच्छा, 70% जो मैं ले रहा हूं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये अब तक के रिजल्ट है, अप टू डेट, अप टू डेट रिजल्ट है। तो कितना आता है ये? 433,125। ओके, गुड हो गया। अब ये कॉस्ट मेरे पास बिकॉज ऑफ वेरिएशन वो भी चेंज हुई है, 563,750, और इसका हम लेंगे अगेन 70%। तो ये जो 394,625। अगेन दिस वुड बी सेम जो हमने वहां पे नोमिनेटर पे लिया होगा, कॉस्ट टू डेट 394,625, यही वहां पे हमने लिया था सेकंड ईयर की
परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन को कैलकुलेट करने के लिए। अब ये हमारे पास 38,500 ऐसे ही है जी सर। 38,500। अब ये रिजल्ट चूंकि हमारे पास 2 साल के हैं, तो अब इन 2 सालों के रिजल्ट में से हम जो अप टू लास्ट ईयर के रिजल्ट हैं वो लेस करेंगे। अब अप टू लास्ट ईयर के रिजल्ट क्या है, ये रहे, ये आपके पास अप टू लास्ट ईयर के रिजल्ट मौजूद है। ऐसे ही इसको मैं यहाँ रख दूंगा, ठीक है। अब जब मैं इसको यहाँ रखूंगा तो मैं कहूंगा कि भाई 181,500 की रेवेन्यू लास्ट ईयर तक रिकॉग्नाइज हो चुकी थी। 166,650 तक की कॉस्ट पिछले साल तक रिकॉग्नाइज हो चुकी थी। 14,850 का प्रॉफिट पिछले साल तक रिकॉग्नाइज हो चुका था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 433,125 जो कि 2 साल तक की रेवेन्यू है, 181,500 पिछले साल की रेवेन्यू माइनस कर दूंगा तो इस साल के रिजल्ट आ जाएंगे 251,625। अब आ जाए जरा कॉस्ट। कॉस्ट 394,625 2 साल तक की है, पिछले साल की 166,650 माइनस कर दें 227,975। पिछले साल की इसलिए माइनस कर रहे हैं ताकि करंट ईयर का रिजल्ट आ जाए। ऊपर हेडिंग क्या लिखी हुई है, करंट ईयर, और इनकम स्टेटमेंट जब बनाते तो ठीक है। अच्छा जी, हाउ मच इज दैट, 23,650। ओके, अच्छा अब उसके बाद हम थर्ड ईयर पे जा रहे हैं विच इज लास्ट ईयर। और लास्ट ईयर हमारी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन चूंकि 100% है और लास्ट ईयर में कोई वेरिएशन भी नहीं हुई, यानी 618,750 रेवेन्यू, 563,750 कॉस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो वही एज यूजुअल मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई रेवेन्यू, और चूंकि रेवेन्यू जो है वो 100% अब कंप्लीट हो चुका है 618,750 इंटू 100%। लेकिन यहाँ पे फिर वही बात आपके जहन में आएगी कि सर ये तो 3 साल तक के रिजल्ट है अप टू डेट, तो पिछले 2 साल के रिजल्ट इसके ऊपर नजर आ रहे हैं, उनको मैं यहाँ कॉपी करूंगा जिस तरह पिछले ईयर में कॉपी किए थे, और वो माइनस करूंगा 2 साल के रिजल्ट। अल्टीमेटली करंट ईयर जो कि थर्ड है आपका, उसके रिजल्ट आपको पता चल जाएंगे 563,750 इंटू 100%, क्योंकि अब आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 100% कंप्लीट हो चुका है। एंड दिस वुड बी सेम, आई मीन टू से 563,250। अब इसको माइनस करें तो आपके पास 563,750 माइनस करें, नॉट 250, यस, तो योर आंसर वुड बी 55,000। अब ये जो 55,000 है दिस वुड बी योर प्रॉफिट, ठीक है। ये आपका कितने साल का प्रॉफिट आ गया, 3 साल का। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि यार ये जो पिछले 2 साल के रिजल्ट है ना, इनको यहाँ से क्या कर दो, माइनस कर दो, ताकि हमारे पास करंट ईयर के क्या आ सके, रिजल्ट्स। तो अब मुझे ये बताएं कि मेरे पास आसान हो गई, टाइम हो गया। अच्छा काइंडली लेट मी नो कि ये जो आपके रिजल्ट हैं 2 साल के, वो कितने रिजल्ट हैं यहाँ पे, अमाउंट जी 433,125, और क्या ये 2 साल 394,625 ठीक है। अच्छा ये प्रॉफिट तो बताइए कितना आया था, टोटल प्रॉफिट 38,500 प्रॉफिट 55,000। यहाँ ओके, 55 यहाँ 38,500 अब मसला ये है कि यहाँ आएगा कितना, यहाँ की 38,500। 500 अब ये जो आपके पास 2 कॉलम का डेटा आ चुका है, एक डेटा जो है वो अप टू डेट है, यानी 3 साल तक के रिजल्ट,
और एक कॉलम जो है वो अप टू लास्ट ईयर है, यानी 2 साल तक के रिजल्ट। तो मैं अप टू डेट यानी 3 साल तक के रिजल्ट में से अप टू लास्ट ईयर यानी पिछले 2 साल तक के रिजल्ट को अगर माइनस कर दूंगा तो अल्टीमेटली मेरे पास कौन से ईयर के रिजल्ट आ जाएंगे? करंट ईयर के। जी बताएं यहाँ पे 185,625 देन 169,125. ओके 169,125 ये 16,500. अच्छा अब 16,500. एक चीज चेक करें 14,850 नंबर 1, नंबर 2 23,650 एंड नंबर 3 16,500। क्या ये आपका 3 साल का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 55,000 हो रहा है? हो रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं ये सवाल तो कंप्लीट हो गया, अब मैं कुछ वैल्यू एडिशन रखना चाहूं कि यार मेरे रिजल्ट ये है 30%, ठीक है, और ये मेरे रिजल्ट है 40%, क्योंकि 2 साल में कितना परसेंट काम हो गया था 70, और ये है मेरा अगेन 30% रिजल्ट। तो बात वही आती है कि सर अगर हमारा पहला और तीसरे ईयर की परसेंटेज चेंज है तो वाई रिजल्ट्स आर डिफरेंट? बिकॉज ऑफ वेरिएशन। अगर ये थ्रू आउट सेम कॉस्टिंग चलती, कोई वेरिएशन नहीं होती, थ्रू आउट आपकी सेम रेवेन्यू रहती, कोई वेरिएशन नहीं होती, कोई एस्टिमेशन चेंज नहीं होता, तो हमारे पास इन तीनों प्रॉफिट ये जो पहला और तीसरा साल है इसके रिजल्ट्स बिल्कुल क्या होते? सेम। बिकॉज ऑफ वेरिएशन, बिकॉज ऑफ चेंज इन एस्टिमेट हमारे रिजल्ट चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 3 साल की अकाउंटिंग हमें रिक्वायर्ड थी। 3 साल के उसने कहा था कि रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट बता दे, तो हमने 3 कॉलम बनाए। हमारा जो मेजर कॉलम है ना, जो हमने आंसर दिया है वो ये है, लास्ट वाला, करंट ईयर वाला। हम एक्यूमुलेटेड रिजल्ट में से पिछले रिजल्ट को माइनस करते गए तो करंट रिजल्ट अल्टीमेटली हमारे सामने आते गए। अच्छा टाइम थोड़ा मुझे सेव करना है, बिकॉज के अभी हमारे पास कुछ और भी चीजें हैं। मेरा प्लान है आज, देखो लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर ये 5 मैंने करवा दिया है, 1 2 3 4 ऑलरेडी हम पिछली क्लास में कर चुके। 6 अब आपने खुद करना है, बिल्कुल सेम है जो मैंने सवाल करवाया है, सिर्फ चेंज क्या है उसमें वो मैं आपको बता देता हूँ। चेंज ये है कि उसमें अमाउंट एक तो डिफरेंट नजर आएगी, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही वाला है कि पहले साल जो आपने एस्टीमेट किया था कॉस्ट का, वो एस्टीमेट आपका चेंज हो गया। दूसरी बात, दूसरे साल वहां पर भी क्या आ गई? वेरिएशन आ गई। तीसरी बात, यहाँ पे मटेरियल पहले साल बचा था, वहां मटेरियल दूसरे साल बच रहा है, बाकी कोई उस पर चेंज नहीं है, सेम सवाल है, रिक्वायरमेंट भी ऑलमोस्ट सेम है। एक छोटी सी बात बता दूं, सवाल में परसेंटेज जो आएगी ना, खासतौर पे पहले साल की, बल्कि इनफैक्ट या दूसरे साल की भी, वो राउंड में नहीं आ रही है, तो आपने घबराना नहीं है। मतलब मैंने अब तक जो 4 सवाल करवाए थे, आपने घर से एक सवाल किया, मैंने ये सवाल करवाया, इन सब सवालात में परसेंटेज क्या आ रही है? राउंड 30, 40, 36, 24। वहां पे पहले साल की मुझे याद है 41.66 आएगी शायद। आप 42 कर दो या उसको आप 41.67 कर दो, कोई मसला नहीं है। एक्चुअल में जब पास पेपर में ये सवाल आया था, मैं उसका सोल्यूशन आपको फॉरवर्ड करूंगा आज की क्लास के एंड में। जब मैं आपको, अक्सर आप नोट करते होंगे मैं होमवर्क लिख के सोल्यूशन भी फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो मैं वो आईसीएमई की वेबसाइट के सोल्यूशन आपको दे दूंगा, तो आप उसमें देखेंगे कि उसने परसेंटेज इस तरह पॉइंट में आ रही है तो डेसिमल में उठा ली है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन 6 हो गया आपका होमवर्क। 7 में करवाने जा रहा हूँ, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 8 मेरा ख्याल है आप लोगों ने कर लिया है। जब मैं 7 करवा दूंगा तो इंशाल्लाह 8 तो सॉरी 9 भी आपका क्या हो जाएगा? होमवर्क। 9 में एक छोटा सा पॉइंट है, वो आपको डिफरेंट लगेगा, वो मैं उसका सोल्यूशन जब फॉरवर्ड करूंगा तो उसके साथ वॉइस नोट पे बता दूंगा ये क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा अब चलते हैं सवाल की तरफ।
ये क्वेश्चन नंबर 7 पे जाने से पहले एक छोटी सी बात यहाँ आपसे शेयर करनी है, और काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी ऑनलाइन सवाल को अभी रीड नहीं कीजिएगा, फिजिकल आप लोग भी कोशिश करें सवाल को रीड ना करें। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन 9 जो मैं होमवर्क दूंगा, 9 पहले 8 दिया था ना, अब 9 होमवर्क दूंगा। 7 जो है ना, ये वो सवाल है जिसमें अब आपको थोड़ा सा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट नजर आएगा। अब वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं आपसे एक बात शेयर करूं यहाँ पे कि हैंड आउट में अगर 9 सवाल रखे मैंने, और अब इतने बड़े सवाल तो आते नहीं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डिस्कस होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए ये चीजें जरूरी है। तो आउट ऑफ 9 7 सवाल जो हम कर चुके हैं, जिसमें से 5 मैंने करवाए, एक आपने किया, एक मजीद आप लोग करेंगे। उन 7 सवालात में हमने जब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, जो कि हमारा सबसे पहला स्टेप होता है, मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ ये P4 पहला स्टेप और P4 परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। तो हम जब पहला स्टेप लेते हैं हर सवाल में, तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। तो हमने फॉर्मूला क्या यूज किया है? कॉस्ट टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100। ये फॉर्मूला कॉस्ट पे बेस कर रहा है। अब जो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, एक और फॉर्मूला यहाँ यूज होता है जो क्या कहलाता है सर्टिफाइड मेथड। वो फॉर्मूला कॉस्ट पे बेस नहीं करेगा, वो रेवेन्यू पे बेस करेगा। सेम लाइक अगर मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दूं कि हम लोग मार्कअप और मार्जिन की जब बात करते हैं, तो मार्कअप किस पे कैलकुलेट होता है? कॉस्ट पे। लेकिन मार्जिन किस पे लगता है? सेल पे। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन मार्कअप एंड मार्जिन। तो यहाँ पर भी अब जो हमारा डिनोमिनेटर होगा या न्यूमिनेटर होगा वो चेंज हो जाएगा। पहले फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट टू डेट, अब तक की कॉस्ट, डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन अब जो फॉर्मूला होगा ना, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अब आप बोलेंगे सर व्हाट इज दिस, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड? असल में मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख रहा हूँ और ये बताऊंगा कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। आपने घबराना नहीं है, बस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इस सवाल में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन जब हम कैलकुलेट करने की बात करेंगे, तो इसमें हमारा वे होगा वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ये जो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है ना, ये कॉस्ट नहीं है, ये रेवेन्यू है। यानी आपकी कितनी रेवेन्यू सर्टिफाइड हो चुकी है, रिकॉग्नाइज। असल में मतलब समहाउ अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि आपका जो कस्टमर है ना, उसने सर्वे करके कितना काम सर्टिफाइड कर दिया कि भाई ठीक है, इतना काम ओके, इतना काम ओके। अब वो कॉस्ट के मुताबिक नहीं, वो किसके मुताबिक कर रहा है? हाँ, आपने उसको 10 लाख रुपए का एक अमाउंट दिया था, प्राइस कितने की प्राइस दी थी? 10 लाख में से उसने 7 लाख का काम रिकॉग्नाइज कर दिया, सर्टिफाइड कर दिया, आपको सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक है ऑल इज वेल। तो इसका मतलब है कितना परसेंट हो गया? तो वहां मैं 7 लाख को कॉस्ट पे डिवाइड नहीं करूंगा, रेवेन्यू पे। तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। इसका मतलब है ये जो फॉर्मूला है ना, ये प्योरली बेस कर रहा है रेवेन्यू पे इनटू 100। अच्छा, अब एक जहन में सवाल आएगा कि सर अब तक तो हमने किसी सवाल में ये फॉर्मूला यूज ही नहीं किया, उसकी क्या वजह? पहली बात तो ये सुन ले, अब तक जितने भी सवाल सॉल्व किए वहां पे हमें जो डेटा दिया जाता था उसमें कॉस्ट की इंफॉर्मेशन दी जाती थी, और वो खुद कहता था कि आपने कैलकुलेट करना है कॉस्ट को बेस बना के। क्या किसी सवाल में सर्टिफाइड या वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड का जिक्र आया? नहीं। अब हम जिन सवाल पे जा रहे हैं, जो मैं भी एक करवा रहा हूँ इंशाल्लाह, और एक आप लोगों से करवाऊंगा, वहां पे आपको एक हो सकता है उस सवाल में, दोनों सवाल पे कॉस्ट भी मौजूद हो, कॉस्ट टू डेट भी मौजूद है, सर्टिफाइड भी मौजूद है। अब आप परेशान हो जाएंगे कि सर मैं, जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि मैं एक सवाल पढ़ रहा था कहीं पे, पता नहीं आपकी क्लास में या कहीं और, आजकल की बात है, तो वहाँ कॉस्ट दी हुई थी, सैलवेज वैल्यू दी हुई थी,
लाइव दी हुई थी, तो मैंने आगे जुमला नहीं पढ़ा, मैंने कह दिया कि यार डेटा तो ये बता रहा है कि डेप्रिसिएशन किससे कैलकुलेट करना होगा, स्ट्रेट लाइन, कॉस्ट है, लाइफ है, सैलरी वैल्यू। लेकिन अगला जुमला जब मैंने पढ़ा ना, तो उसने लिखा हुआ था कि इतना % रिड्यूसिंग बैलेंस करना है। अब डेप्रिसिएशन तो अलग अलग मेथड से होता है ना कैलकुलेट, तो यहाँ पर भी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन अलग अलग मेथड से। तो जब आपको वो मिक्स डेटा देगा, यानी दोनों पॉसिबल हो, तो वो आपको वाजे कर देगा कि विच मेथड यू हैव टू यूज टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। तो यहाँ बाकायदा मेंशन है कि आपने इसको बेस बनाना है। हाँ, अब आ जाए ये सवाल, मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्डिंग एंड होने से पहले हो जाए, और ये अल्लाह का करम है कि अब तक वो मैसेज नहीं आया 10 मिनट वाला, 10 मिनट में हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अभी लिखे नहीं राना साहब, थोड़ा सा टेक्निकल मामला है इसमें ना। असल में इसमें सीन ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पहले से चल रहा है। कह रहे गल्फ कंपनी इज इन प्रोसेस टू बिल्ड अ न्यू होटल एट अ कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस ऑफ 500 मिलियन एट द बिगिनिंग। ये थोड़ी सी वॉइस डिस्टर्ब हो रही है, एक मिनट। ऑनलाइन आप लोगों को आवाज सही आ रही है? ऑनलाइन अब जी सर, जी सर आ रही है। ओके गुड। गल्फ कंपनी इज इन प्रोसेस टू बिल्ड अ न्यू होटल एट अ कॉन्ट्रैक्ट जी सर, बिल्कुल सही आ रही है आवाज। रुपीज 500 मिलियन एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर जुलाई 1, 2012। डिटेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर एज अंडर। अच्छा, ये आपका पहले से चलता हुआ आ रहा है। जुलाई 2012 पे आपको कुछ डिटेल दी जा रही है। पहले तो एक बात सुन लें, हमने जो अकाउंटिंग करनी है ना, वो क्या करनी है? प्रीपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट। कौन सा ईयर एंडेड? हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? 30 जून 2013। ये जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना ऊपर, ये जुलाई 1, 2012 पे इतनी कॉस्ट ऑलरेडी रेवेन्यू और इतनी कॉस्ट आप ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। क्या लिखा है? एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर जुलाई 1, 2012, क्योंकि हम जून 2013 पे जा रहे हैं। डिटेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर एज अंडर। क्यूमुलेटिव रेवेन्यू इनवाइस टू डेट, इतनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो चुकी है। क्यूमुलेटिव कॉस्ट इनकर्ड टू डेट, इसका मतलब है ये पिछले साल तक के रिजल्ट है। अब जितने भी साल गुजरे हो हमें टेंशन की बात, लेकिन एक बात हमें पता है कि हम जो रिजल्ट निकालेंगे वो एक्यूमुलेटेड होंगे, तो हम उसमें से ये दोनों रेवेन्यू और कॉस्ट माइनस कर देंगे, तो हमारे पास करंट ईयर के क्या आ जाएंगे? रिजल्ट। ड्यूरिंग द ईयर गल्फ कंपनी रिसीव प्रोग्रेस पेमेंट ऑफ 243 मिलियन। इस साल के दौरान गल्फ कंपनी को कितनी पेमेंट रिसीव होती है? फॉर 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड एज एट मार्च 31, 2013, जो कि मार्च 31, 2013 तक के सर्टिफाइड का 90% है, 100% नहीं है। अब मैं यहाँ पे टाइम लाइन का सहारा लूंगा थोड़ा सा आपको सवाल समझाने के लिए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जरा बहुत ज्यादा गौर और फिक्र से आपने समझना है। ये देखिए, मैंने ये टाइमलाइन बनाई और इसमें मैंने बीच में कुछ कट ऑफ बना दिए। बेसिकली ये मेरे 3 कट ऑफ है, राइट? और इन कट ऑफ पे मैं आपको डेट मेंशन कर देता हूँ। पहला कट ऑफ जो है वो मैंने सवाल को आगाज करना है जुलाई 1, 2012 से, एम आई राइट? और मेरा ईयर एंड होगा जून 30, 2013। इस साल की अकाउंटिंग वी आर रिक्वायर्ड, एम आई राइट? अच्छा, इसके बीच में जुमला जो मैं पढ़ रहा था ना, उसकी तारीख है मार्च 31, 2013। वो कह रहा है कि आपको प्रोग्रेस पेमेंट जो रिसीव हुई है, गल्फ कंपनी रिसीव प्रोग्रेस पेमेंट ऑफ ₹243 मिलियन फॉर 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। इसका मतलब ये हुआ, ये जो 243 आपको रिसीव हुआ है ना, वो इस डेट तक की वर्क सर्टिफाइड का कितना % है? जब आपको पता चल जाए ना कि कोई अमाउंट किसी अमाउंट का इतना % है, उसको उसी % पे डिवाइड करो तो ग्रॉस आ जाता है 100%। यानी ये 100% 270 आ रहा है। आप चेक करें, 243 किसी अमाउंट का 90% है, तो वो क्या अमाउंट है जिसका ये 90% है? तो योर आंसर इज 270 मिलियन। अब ये 270 मिलियन पता है आपको क्या है? दिस इज वैल्यू ऑफ
वर्क सर्टिफाइड, ये है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। लेकिन क्या कोई मुझे ये बता सकता है क्या ये वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड ईयर एंड तक की है या ईयर एंड से 3 महीने पुरानी है? वेरी गुड। अगेन आई रिपीट, 243 मिलियन जो आपको पेमेंट मिली है वो आपकी मार्च 31 तक की तारीख का वैल्यू वर्क सर्टिफाइड का 90% है। अब आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 270 का 90% निकाले तो दिस वुड बी 243। अब यहाँ पे एक बात और आगे सवाल में लिखकर एग्जामिनर ने दे दिया, द सर्वेवर हैज एस्टिमेटेड, वो दोबारा सर्वे करने आया, द सेल्स वैल्यू सर्टिफाइड वैल्यू ऑफ द फर्दर वर्क कंप्लीटेड, मजीद उसने सर्टिफिकेट आपको दे दिया फ्रॉम अप्रैल टू जून, 3 महीनों में कितना सर्टिफिकेट और मिल गया। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड ईयर एंड पे होगी, दिस वुड बी 270 प्लस 30, दिस वुड बी 300। अब देखिए हमें अकाउंटिंग कौन से साल की करनी है? 12-13। फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। न्यूमिनेटर में निकाल चुका हूं वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, हम बात कर रहे हैं रुपीज इन मिलियन में। हाँ, कितने मिलियन है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये रुपीज इन मिलियन में बात हो रही है ग्राफ में। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि 300 वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अगर आपने सवाल गौर से सुना था या नोट किया था, कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस ऑफ 500 डिवाइडेड बाय 500। अभी यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा कि ये 3/5 यानी कि 60% हो गया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माशाल्लाह आप लोग खुद भी समझदार हैं, ये 60% क्या सिर्फ इस करंट ईयर की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कहलाएगी या अप टू डेट? अप टू डेट है ये अप टू डेट है, आज तक की वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय टोटल। इसका मतलब है पहले से भी कुछ ना कुछ कंप्लीशन हुई है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे 2 पैराग्राफ और मौजूद है। एक पैराग्राफ तो आपको ये बता रहा है कि सर ने ये वाला मेथड क्यों यूज किया है, एक पैराग्राफ तो आपको ये बता रहा है कि सर ने ये वाला फॉर्मूला आज क्यों यूज किया परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के लिए, वो आपको लास्ट पैराग्राफ बता रहा है। जरा पढ़े लास्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है। लास्ट पैराग्राफ आपसे कहता है कि हमारे पास इस सवाल का लास्ट पैरा पढ़े जरा आप लोग, द कंपनी कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ इट्स कॉन्ट्रैक्ट एज प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू क्या है? सर्टिफाइड वैल्यू अर्न टू डेट, अब तक सर्टिफाइड हो चुकी हो, कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट वाला फार्मूला नहीं है। दूसरी बात, ये जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है ना, इस पे कह रहे हैं टोटल कॉस्ट इनकर्ड टिल जून 30, आज तक कितनी कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है? 232.5 ये कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है इस पर्टिकुलर कट ऑफ डेट तक। एंड एस्टिमेटेड, अब जो आगे है वो एक्चुअल नहीं है, वो क्या है? कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, वो आपको एस्टिमेटेड बता रहे 167। इससे हमें कॉन्ट्रैक्ट की टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। तो ये 400 मिलियन आ रही है। 400 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट की टोटल क्या हो गई? कॉस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे 500 मिलियन पे आपने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, एम आई राइट? और आपकी टोटल कॉस्ट है 400 मिलियन, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया? 100 मिलियन। अब्दुल्ला सऊद, आपने पूछा है कि 30 क्यों लिखा है, एक बार फिर बता दें। अब्दुल्ला सऊद 30 जो है ना, वो फर्दर वर्क सर्टिफाइड किया है सर्वेवर ने, सवाल में लिखा हुआ है ये रहा, द सर्वेवर हैज एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू ऑफ द फर्दर वर्क कंप्लीटेड फ्रॉम अप्रैल टू जून, इसलिए इसको ऐड किया है। अच्छा, अब ये कॉस्ट टू डेट वाला फार्मूला यूज नहीं हुआ था। अब यहाँ पे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने, मैंने फॉर्मेट स्केच किया हुआ है ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए। ये देखिए, गल्फ कंपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन,
फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2013। अब ये बताओ, पहले तो मुझे ये बताओ, अब तक की जो रेवेन्यू है, अब तक की रेवेन्यू वो कितनी है? 300। अब ये अब तक की रेवेन्यू 300 कैसे है? हमारी टोटल रेवेन्यू है 500। हमारी टोटल रेवेन्यू कितनी है? 500। 500 का 30% कितना होता है? सॉरी, 500 का 60% कितना होता है? 300। हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है? अभी हमने बताई है टोटल कॉस्ट, मैंने यहाँ कैलकुलेट की है। टोटल कॉस्ट 400। 400 का 60% 240, ठीक है, 240 माइनस, ये बताओ ये 300 जो कॉस्ट रेवेन्यू है ना, ये बातें सब लोग गौर से सुन लें, ये 300 कहां से आ रहा है? मेरी टोटल कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू कितनी है? 500। मेरा कॉन्ट्रैक्ट आज तक की डेट पे कितना कंप्लीट हो गया? 60%। तो 500 का 60% कितना हो गया? 300। ये इस साल की नहीं है, इस साल तक की है। मैं इसमें पिछले रिजल्ट माइनस करूंगा अभी। मेरी टोटल कॉस्ट है 400। 400 का 60% 240। अब ये देखिए, सवाल में शुरू में आपको बता दिया था कि आपकी 225 मिलियन की रेवेन्यू, 168.75 की कॉस्ट पहले से रिकॉग्नाइज हो चुकी है। तो 225 को माइनस करूंगा तो मेरी इस साल की रेवेन्यू 75, ठीक है, 75 डॉट डॉट, क्योंकि आगे पॉइंट पे आंसर आ रहे हैं। और मेरी कॉस्ट जो है ना वो कितनी लग चुकी थी? 16 कितनी रिकॉग्नाइज हो चुकी थी? 168.75, 168.75, 71.25 बिल्कुल सही है ये आंसर। और 3.75 आना चाहिए प्रॉफिट। इस साल का प्रॉफिट बिल्कुल यही है, मुझे याद है। इस साल का प्रॉफिट आ गया 3.75 मिलियन। ये तो हमने बना दिए इस साल की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट। अब हमने किसके एक्सट्रैक्ट भी बनाने थे? अब यहाँ कोई एसिड तो नहीं है, मतलब नॉन करंट एसिड नहीं है। एक चीज हम कैलकुलेट करके चेक कर लेंगे, जिसको हम कहते हैं अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर या अमाउंट ड्यू टू कस्टमर। अगर वो पॉजिटिव आता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एसेट होता है, अगर वो नेगेटिव आता है तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी होता है। तो मैं इसकी कैलकुलेशन वहीं अगले पेज पे आपको शो कर देता हूँ कि देखिए यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जो भी होगा फिर ऊपर आंसर लिखूंगा। ये वर्किंग है W1, सपोज वर्किंग नंबर 1, अमाउंट ड्यू फ्रॉम, और अगर आंसर माइनस में आएगा तो ड्यू टू होगा, ड्यू फ्रॉम। मैंने लास्ट टाइम कैलकुलेशन करवाई थी इसकी। सबसे पहले लिखते हैं कॉस्ट टू डेट, अब तक की कॉस्ट, अब तक की कॉस्ट। तो कितनी कॉस्ट लग चुकी है ये पीछे बताइए आपको? 240 मिली नहीं, अब तक की कॉस्ट ये रही 300। 230 नहीं, कॉस्ट भाई, टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग 230 वाज हाउ मच? 232.5। 232.5 अब तक की कॉस्ट, जो वो तो रिकॉग्नाइज की है पीएनएल पे, ठीक है, रुपीज इन मिलियन। अच्छा, इसमें क्या ऐड करेंगे? रिकॉग्नाइज प्रॉफिट, याद है ये कैलकुलेशन? रिकॉग्नाइज प्रॉफिट को ऐड करेंगे। तो अब तक का रिकॉग्नाइज प्रॉफिट, अब तक का जो रिकॉग्नाइज प्रॉफिट है ना वो आपका 60 है। कैसे? ऊपर देखें, क्या 300 आपकी रेवेन्यू अब तक की है, माइनस 240 क्या अब तक की आपकी कॉस्ट है? तो अब तक का रिकॉग्नाइज प्रॉफिट कितना हो गया? और मैं अगर आपको दूसरे एंगल से समझाऊं ना, अभी मैंने बताया था रेवेन्यू है 500, कॉस्ट है 400, ओवरऑल प्रॉफिट कितना है? 100। आज कितना परसेंट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है? तो आज तक का रिकॉग्नाइज प्रॉफिट कितना हो गया? 60। लेस क्या करूंगा इसमें से? प्रोग्रेस बिलिंग, और वो अमाउंट दीजिए कि कितनी बिलिंग आपको रिसीव हो चुकी है। बस वही वही फिलहाल हमारे लिए प्रोग्रेस बिलिंग नहीं, 243 ड्यूरिंग द ईयर गल्फ कंपनी रिसीव प्रोग्रेस। तो
तो यहाँ पे यही असम्पशन है कि यही आपने इनवाइस भेजी है, ये आपकी प्रोग्रेस बिलिंग है, ठीक है। तो कितनी प्रोग्रेस बिलिंग है? 243। एनीथिंग एल्स? हाँ, एनीथिंग एल्स? नो। तो ये प्लस माइनस करके आंसर दे। 60 माइनस 243, 49 शायद आया कुछ, 49.5 शायद। जी बिल्कुल सही है, 49.5। अब ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है। हमने अब तक जितने भी सवाल किए वो पॉजिटिव आए। अगर ये कभी नेगेटिव आ जाए तो आपने घबराना नहीं है, वो लायबिलिटी होगा। तो ये आपने यहाँ पे 49.5 और ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एसेट है। तो ये आप एसेट, और एसेट में ये करंट एसेट में जाता है। आप इसको कॉन्ट्रैक्ट एसेट के ऊपर डायरेक्ट फिलहाल किस नाम से दिखा सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एसेट, जिसको हम कहते थे अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर। कितने मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट एसेट दिखाऊंगा? 49.5। अच्छा स्टूडेंट, ये रिकॉर्डिंग जो है ना बिल्कुल तकरीबन 1 मिनट और 40 सेकंड की रह गई है। और यहाँ पे ये W1 एक ही चीज खाली बैलेंस शीट आइटम था। नेगेटिव आता तो मैं लायबिलिटी में शो कर देता, पॉजिटिव आ गया, ये मेरा एसेट है वर्किंग 1। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सवाल भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8 ऑलरेडी आप लोग कर चुके होंगे, बड़ा स्ट्रेट सवाल था। क्वेश्चन 9 जो आखिरी एक अटेम्प्ट में जो आया हुआ था, मतलब लास्ट की कुछ अटेम्प्ट थी जिसमें से, तो वो क्वेश्चन 9 अब आपने खुद करना है। बहुत आसान सवाल है, बड़ी आसानी से आपसे हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं उसका सोल्यूशन भेजूंगा। उसने वहां पे एक चीज शो की है, वो मैं आपको समझा दूंगा। वो यहाँ पे इसको क्या शो कर रहा है वॉइस मैसेज पे। तो मैं इंशाल्लाह जो होमवर्क दिए उसके सोल्यूशन भी दे दूंगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फिल वक्त जो है ये IFRS हमने इसको एंड कर दिया है। अब मैं देखिए इस वक्त तकरीबन 8:15 हो रहे, मैं नमाज ब्रेक पे जा रहा हूँ। हम यहाँ फिजिकल कुछ स्टूडेंट हैं, हम लोग नमाज पढ़ लें, ऑनलाइन आप लोग भी नमाज पढ़ लें। तकरीबन जो है 20-25 मिनट के बाद हम दोबारा कनेक्ट होंगे इंशाल्लाह। आफ्टर 20-25 मिनट्स मैं दोबारा कनेक्ट होऊंगा इंशाल्लाह। तो आप लोग भी कनेक्ट हो जाइएगा।